हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। मैं हूं आपका दोस्त आदित्य प्रकाश अग्रहरी और आप देख रहे हैं मेरे और अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदित्य स्टडी पॉइंट को। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल पर देख करके ये पता चल गया होगा कि ये किस चीज़ का वीडियो है, मैं भी आप लोगों को बता दूं कि ये अणु और परमाणु, ठीक है, एटम और मॉलिक्यूल क्या होता है, ये इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये पूरा लेक्चर अवश्य देखिएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ परमाणु, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इन सारी चीज़ों को एकदम विस्तार से बताऊंगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि ऐसे वीडियो आप लोग को हमेशा मिलते रहें, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले ये अणु और परमाणु के विषय में आप लोग को बता दूं, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में या फिर किसी भी एग्जाम में हो सकता है कि परमाणु या अणु का डिफिनीशन आप लोगों से जो है कि पूछ ले, ठीक है। तो वो डिफिनीशन आप लोग वहाँ पर लिख सके, उसको छोड़ करके ना आए उस क्वेश्चन को, तो इसलिए डिफिनीशन पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद बताएंगे, ठीक है। इसका डिफिनीशन सबसे पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। परमाणु का किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, ठीक है। ये इसका डिफिनीशन हो गया एक छोटा सा, उसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, ठीक है। अब अणु का जो है एक डिफिनीशन मैं आप लोग को बोल देता हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे पता है, मैं अभी आप लोग को पूरा समझाने वाला हूँ, ठीक है। बस डिफिनीशन नोट कीजिए। अणु का किसी भी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। परमाणु में क्या था, वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता था, और अणु में क्या है, ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ठीक है। और उसके नीचे एक नोट करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो कण होता है ये उदासीन होता है, ठीक है। और ये जो कण है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, ठीक है। क्या है, कैसा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें बताऊँगा इसी वीडियो में बताऊँगा, ठीक है, कि उदासीन क्यों होता है, ये सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। सबसे पहले ये अणु और परमाणु के विषय में कुछ जान जाइए, ठीक है। अब छिड़ता है एटम और मॉलिक्यूल के बीच में युद्ध, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके विषय में जानना। ठीक है, आप लोगों को पता है कि ये जो बूंदी के लड्डू होते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये एक बूंदी का लड्डू है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ कि ये एक लड्डू है। अब आपको पता है कि ये बूंदी के लड्डू कई बूंदियों से मिलकर के बने हैं, ठीक है। ये क्या है, एटम नहीं, ये है मॉलिक्यूल, ठीक है। ये क्या है, मॉलिक्यूल है। ये क्या है कि कई छोटे छोटे बूंदियों से मिलकर के बने हैं, ठीक है। इसको अगर आप तोड़ते हो, ठीक है, तो एक ऐसा आप लोग को कण मिलेगा जिससे कि ये बना है मिलकर के, ठीक है। वो छोटे से छोटे कण क्या हैं, बूंदी हैं, छोटे छोटे, जिनसे ये मिल करके बना है, वो क्या है, एटम है, ठीक है। कुछ समझ पा रहे हो। ये बड़ा वाला जो कण है ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये क्या है, अणु है। और एटम जो है, परमाणु, वो क्या है, परमाणु से ही मिल करके अणु बनता है, ठीक है। जैसे कि इन बूंदियों से मिल करके ये एक लड्डू बन गया, ठीक है। उसी तरह से परमाणु से मिल करके अणु का निर्माण होता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग की क्लियर हुई, ठीक है। अब ये जो परमाणु है इसके विषय में विस्तार से जानते हैं। ये आप लोग को पता चल गया कि अणु क्या होता है, ठीक है। अब परमाणु जो है इसके भी कण होते हैं, कई कण होते हैं। जैसे कि आप लोग कभी छोटे हो गए, ठीक है, तो लड्डू आप खाते हैं, ठीक है, बूंदी के लड्डू आप खाए, ठीक है। और आपको क्या पता चला कि ये जो बूंदी के लड्डू है इसमें सबसे छोटा कण जो है वो बूंदी है, ठीक है। चूँकि आप उस समय इतना विस्तार से आप उस चीज़ को सोच नहीं पाए कि इसके भी कुछ कण हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने कह दिया कि सबसे छोटे कण जो हैं वो क्या है, बूंदी हैं, यानी वो क्या है, एटम है, ठीक है, परमाणु। और ये जो अणु है वो क्या है, एक लड्डू है। ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। अब आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ कि रदरफोर्ड है, वो एक वैज्ञानिक थे, रदरफोर्ड, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक अल्फा कण प्रकीर्णन किया, ठीक है, एक प्रयोग किया। उसमें क्या हुआ कि सोने की पन्नी ली और उस पर हीलियम के कणों से बमबारी करा दी, अल्फा कणों से बमबारी उस पर करा दिया इन्होंने, ठीक है। अब क्या हुआ कि इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि ये जो परमाणु है, परमाणु, ठीक है, इसमें एक नाभिक है, ठीक है, इसमें क्या है, एक नाभिक है, और बाकी जो पूरा बचा हुआ हिस्सा है वो क्या है, खोखला है। और ये जो नाभिक है ये धनात्मक है। रदरफोर्ड ने ये बताया हमको कि नाभिक धनात्मक है, बाकी उसके बाहर का जो हिस्सा है, अधिकांश हिस्सा क्या है,
खाली है, कुछ नहीं है, खोखला है, ठीक है। 90% भाग जो है खाली है। अब उसके बाद क्या हुआ कि एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, गोल्डस्टीन, वो कहे कि रदरफोर्ड ने इस अल्फा कण प्रकीर्णन का खोज नहीं किया, प्रयोग किया और नाभिक का खोज कर दिया, ठीक है। अब इनको क्या हुआ कि उनसे जलन होने लगा, ठीक है। इन्होंने कहा कि नहीं, इन्होंने खोज किया तो मैं क्यों पीछे रहूँगा भाई। ये भी क्या किए, कण लिए, ठीक है, परमाणु लिया इन्होंने भी, ठीक है, और उसको एकदम अच्छे से लगे गहन अध्ययन करने उस पर, ठीक है, उसको अच्छे से विस्तृत अध्ययन उस पर करने लगे। तब तक इनको क्या हुआ कि इसमें से, इसके नाभिक में से एक कण मिला, ठीक है, छोटे छोटे नाभिक के कण मिले, ठीक है। सबसे पहले ये परमाणु है, सबसे छोटा वाला भाग, किसी भी तत्व या फिर अणु का सबसे छोटा भाग, जिसके हम क्या कह सकते हैं कि जिसके हम और हिस्से नहीं कर सकें, ठीक है, यानी उनको और पार्ट में डिवाइड ना कर सकें। एक तो सबसे छोटा यही कण है एक, ठीक है। अब इसमें भी क्या हुआ, उनको एक नया कण मिल गया, ठीक है। ये दौड़ गए, ए रदरफोर्ड इधर आ। ये क्या है, ये एक चीज़ निकल के मुझे मिला है इसके नाभिक से, ठीक है। रदरफोर्ड सोचे कि मैंने अल्फा कण प्रकीर्णन किया, ठीक है, और अगर ये गोल्डस्टीन जो है ये अगर इसको बता देता है कि ये क्या है, तो ये हो जाएगा कि इस चीज़ का खोज गोल्डस्टीन ने किया, ठीक है। तो रदरफोर्ड भी हैं, ये बहुत बुद्धिमान थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कह दिया कि ये जो तुम कण खोज करके लाए हो इसका नाम क्या है, प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन है। गोल्डस्टीन ने खोज किया, ठीक है, नाम रखा रदरफोर्ड ने, ठीक है। तो जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन सामान्यतः सभी लोग जानते हैं कि इसका खोज रदरफोर्ड ने किया था, लेकिन इसका खोज जो है गोल्डस्टीन ने किया था, ठीक है, गोल्डस्टीन ने इसका खोज किया था। उसके बाद कुछ और वैज्ञानिक आ गए, ठीक है, वो भी लोग सोचे कि मैं भी खोज करता हूँ, ठीक है, क्या पता कि मेरा भी नाम हो जाए, ठीक। तो एक और वैज्ञानिक है, उन्होंने क्या किया, नाभिक में से कुछ खोजा ऐसा कण जिस पे कोई आवेश ही नहीं था। प्रोटॉन पर तो धनावेश था, ठीक है। और एक और वैज्ञानिक जो है, ठीक है, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसमें से एक कण निकाला, ठीक है, उनको भी एक कण मिला। उन्होंने क्या देखा कि उस कण पर कोई आवेश ही नहीं है, ठीक है, तो उसका नाम उन्होंने रख दिया न्यूट्रॉन, ठीक है। क्या रखा, न्यूट्रॉन, ठीक है। उनका नाम क्या था, उनका नाम था चैडविक, ठीक है, उनका नाम चैडविक था। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए, उन्होंने सोचा कि गोल्डस्टीन और चैडविक ने नाभिक के अंदर से खोज लिया, ठीक है। अब उनको भी नहीं रहा गया भाई, उनको भी अपना नाम करना था, उनको वैज्ञानिक बनना था, फेमस होना था। तो उन्होंने क्या किया, इसके बाहर ये जो खाली स्थान है उसमें वो लगे भ्रमण करने, खोजने लगे कि इसमें से कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। तब तक क्या हुआ कि उनको एक कण मिला, ठीक है, इसमें से एक उनको कण मिल गया जो निगेटिव उस पर आवेश था, ठीक है, वो क्या था, ऋणावेशित था, ठीक है, वो कण। उसका उन्होंने क्या नाम रखा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसका उन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम रख दिया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन, ये जिन वैज्ञानिक ने इसको खोजा था उनका नाम क्या था भाई उनका नाम था थॉमसन, ठीक है। क्लास 9th में जितने लोग हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिए, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो आप उस चीज़ को लिख करके आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो आपको पता चला कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है। प्रोटॉन जो है वो धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणावेशित होता है, ठीक है। इसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इस नाभिक में पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है बाहर घूमता हुआ मिल जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, अब इन सारी चीज़ों को आप जान गए, इसे मिटा देते हैं हम, ठीक है। ये नाभिक है, ये उसके बाहर के कक्षक है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है भाई, ठीक, फील लीजिए इस चीज़ को। केमिस्ट्री और फिजिक्स ऐसी चीज़ है जिसको आप केवल फील कर सकते हैं, ठीक है। अब ये इतने छोटे कण हैं कि आप लोगों को खुली आंखों से दिखाई नहीं देंगे, तो आप लोग को इस चीज़ को फील करना पड़ेगा, ठीक है। क्या है, ये एक परमाणु है, ठीक है। इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, ठीक है। परमाणु है, ये मान लीजिए एक गोल सा ये परमाणु है, ठीक है। सबसे पहले एक अणु था, उससे छोटा छोटा कण निकला, उसका नाम था परमाणु।
ठीक है, उस परमाणु को हमने जूम इन कर दिया, ठीक है, तो जब हमने उसको जूम करके देखा तो उसके अंदर क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमको दिखाई दे गए, ठीक है, दिखाई दिए भाई, वही यहाँ पर मैंने फिगर बना दिया। ये एक परमाणु है, ये परमाणु का नाभिक है, ये पूरा परमाणु है, ये उसका नाभिक है। नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन यानी प्लस धनावेश और न्यूट्रॉन यानी इस पर कोई आवेश नहीं, ये दोनों जो है ये नाभिक में पाए जाते हैं, ठीक है, ये दोनों क्या है, नाभिक में पाए जाते हैं। और नाभिक के बाहर यानी जितने कक्षक हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जितने भी कक्षक हैं उसमें इलेक्ट्रॉन जो है घूमता हुआ मिल जाएगा आप लोगों को, सेल्फी ले लीजिएगा जाकर के उसके साथ, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि एटॉमिक वेट क्या होता है, ठीक है, परमाणु भार, ठीक है, परमाणु भार ये कैसे निकालते हैं भाई, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले एक चीज़ आप लोग को मैं बता दूं, जितने नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, जितने भी नाभिक में प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके बाहरी कक्षा में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इन दोनों की संख्या समान होती है, ठीक है। और न्यूट्रॉन जो है ये अपने ही धुन में रहता है, इस पर कोई आवेश ही नहीं है, ठीक, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के साथ एक दिक्कत है, जैसे कि आप हो, ठीक है, आपके पिताजी हैं, आपके पापा, ठीक है, वो एक जगह स्थायी है प्रोटॉन की तरह से, वो नाभिक से बाहर नहीं निकलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पापा हैं, उनको कोई भी आकर के बाहर से अगर कहता है, ठीक है, कि आपका बच्चा ऐसा, आपका बच्चा वैसा है, तो वो पहले उस चीज़ पे विश्वास नहीं करेंगे, पहले आकर के पूछेंगे, बेटा क्या तूने ये गलती किया है, भाई जाहिर सी बात है सबके पापा ऐसे पूछेंगे, ठीक है। पर बच्चा क्या है, पापा जो हैं वो तो अपने जगह स्थायी है, ठीक है, वो ये जल्दी नहीं मानेंगे कि मेरा बच्चा गलती किया, ठीक है, यानी वो अपने नाभिक को छोड़ करके नहीं जाते हैं कहीं, ठीक है, वो अपने बात पर ही अडिग रहेंगे कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, ठीक है। ये ऐसे आप समझ सकते हैं, ये जो प्रोटॉन है यानी ये पापा आपके, ठीक है, ये नाभिक में ही रहेंगे, ठीक है, न्यूट्रॉन को छोड़ करके कहीं नहीं जाते हैं, ये नाभिक में ही स्थित रहता है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि आप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके तरह है, जैसे कि आपको अगर आपके पापा 100 रुपये दे दिया, 100 रुपये अगर आपको मिल गया, ठीक है, आपके पापा ने आपको 100 रुपये दिए, आप क्या करते हैं, आप तुरंत अपने पापा के साथ छोड़ करके भग जाते हैं बाज़ार में, अपने फ्रेंड के साथ, मित्रों के साथ भग जाते हैं, ठीक है, खाने पीने सामान, ठीक है। यानी जब आपको पैसा मिला, यानी बाहर से एनर्जी मिलती है, ठीक है, तो क्या होता है, ये छोड़ करके अपने कक्षक को भग जाते हैं, क्या होता है, ये अपने कक्षक को छोड़ करके भग जाते हैं। उसी तरह से आप हैं, आपको जैसे बाहर से एनर्जी मिली यानी पैसा मिला, आप तुरंत अपने पापा के साथ छोड़ करके भग जाओगे, ठीक है, कोई बॉन्ड फिर काम नहीं करेगा जब आपके हाथ में पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन है, जैसे इसको बाहर से एनर्जी मिलता है ये अपने कक्षक को छोड़ करके भग जाता है। प्रोटॉन हमेशा उसका एक निश्चित रहेगा कि अगर 11 प्रोटॉन है नाभिक में तो वो हमेशा 11 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है, मैंने अभी आपको बताया कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन सबसे पहले नाभिक में था, वो तो हमेशा रहेगा, 11 प्रोटॉन था, 11 प्रोटॉन है, रहेगा, ठीक है। पर इलेक्ट्रॉन 11 था, बाहर से एनर्जी मिला, पता चला 2 इलेक्ट्रॉन गायब, बचा कि ना 9 बच गया, ठीक है। तो इस तरह से इसका कुछ फंडा है, ठीक है। तो ये जो परमाणु भार है ये क्या होता है कि ये न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन दोनों की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये इन दोनों की संख्या पर निर्भर करता है। वो कैसे, जो प्रोटॉनों की संख्या है और न्यूट्रॉनों की संख्या है उनको अगर आप मिला दोगे तो परमाणु भार हमको मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो प्रोटॉन है ये बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। और जो इसका परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक, मैं भी गलत लिख दे रहा हूँ, ठीक है। परमाणु क्रमांक जो है यानी Z, इसको Z से प्रदर्शित करते हैं, ये P यानी प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन होंगे वही इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा, ठीक है। और परमाणु भार न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या का जोड़ क्या होता है, परमाणु भार होता है, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई आपको, ठीक है। अब क्या है कि परमाणु भार जो है ये इलेक्ट्रॉन पर क्यों नहीं निर्भर करता है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की जगह पर इलेक्ट्रॉन भी तो लिख सकते हैं, पर क्या होगा कि मान लीजिए पहले तो परमाणु भार जो है वो 22 था, ठीक है, क्या था 22 था,
यानी 11 न्यूट्रॉन और 11 जो है प्रोटॉन था, ठीक है। 11 न्यूट्रॉन प्लस 11 प्रोटॉन, ठीक है। अब प्रोटॉन की जगह पे अगर आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन अगर लिखेंगे तो क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा 11 में से 2 गायब, बचा 9, ठीक है। तो क्या हुआ, 11 और 9 कितना हो जाएगा 20। तो इसका परमाणु भार बार बार चेंज होने लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए परमाणु भार इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं उसके स्थान पर। परमाणु क्रमांक, आपके मन में ऐसा भी होगा कि क्यों हम प्रोटॉन को ही केवल परमाणु क्रमांक मानते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं। अगर जैसे कि आप अपने क्लास में हो, आपका रोल नंबर बार बार चेंज होता है क्या, जैसे कि पहले 1 था, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर कुछ दिनों बाद फिर 20 हो गया, फिर 22 हो गया, ऐसे तो होता नहीं है। आपका हमेशा रोल नंबर सेम ही होता है, ठीक है। तो उसी तरह से ये जो परमाणु क्रमांक है ये भी बार बार चेंज नहीं होता है। इसको भी चाहिए क्या, स्थायित्व चाहिए, एक जगह स्थित रहे। जैसे कि 11 परमाणु क्रमांक है तो 11 ही रहे, ठीक है, वो चेंज ना हो इधर उधर। नहीं तो पता चलेगा अगर इलेक्ट्रॉन को अगर देख करके अगर उसका परमाणु क्रमांक अगर लिखेंगे तो कभी 11 होगा, कभी 10 होगा, कभी 9 होगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो उसका रोल नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है। रोल नंबर आपने चेंज कर दिया बार बार, तो जो भी है यौगिक है उनको बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या है, जो इसके नाभिक में प्रोटॉन होते हैं उन्हीं को देख करके और उन्हीं को जो है परमाणु क्रमांक कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए आप क्लोरीन को लेते हो, ठीक है। यहाँ पर जो है ये परमाणु क्रमांक है और ये ऊपर वाला परमाणु भार है, ठीक है। इसमें से अगर आपको कोई पूछे कि जेड यानी परमाणु क्रमांक कितना है, 17, ठीक है। परमाणु भार अगर कोई पूछे, ठीक है, परमाणु भार को ए से लिखते हैं, एटॉमिक वेट 35, ठीक है। और क्या होगा कि अगर आपसे कोई न्यूट्रॉन पूछे कि न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, ठीक है, तो ए इज इक्वल टू क्या होता है भाई, पी प्लस क्या होता है, न्यूट्रॉन एन, ठीक है। ए पता है, ठीक है, और ये भी पता है। तो क्या हुआ कि हम क्या करते हैं, ये n इज इक्वल टू 35 माइनस 17 अगर हम कर देते हैं, ठीक है, तो क्या हमको मिल जाता है, n हमको मिल जाएगा, ठीक है। 15 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 3 इधर 5 उधर 8, ठीक है। यहाँ पर बच गया 2 में से 1 जाएगा 18, ठीक है। अपने पास क्या आ गया, न्यूट्रॉनों की संख्या 18 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक। ये आप लोगों की क्लियर हुई, क्लियर हो गया। कैसे किया मैंने भाई, जेड यानी पी प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है, ये प्रोटॉनों की संख्या है। यहाँ पर हमने 35 लिखा इज इक्वल टू 17 प्लस n इज इक्वल टू 35 माइनस 17, n इज इक्वल टू आ गया 18, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। तो यहीं तक वीडियो को रखते हैं, ठीक है। और अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं, धन्यवाद।